अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू करंट ट्यूटोरियल्स। अच्छा, आज हम सबसे पहले चेक करेंगे ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम क्यों चाहिए होता है, प्रोसेस वेरिएबल्स, उसके फंक्शंस, डेफिनेशंस, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम। फिर उसके बाद हम रिक्वायरमेंट चेक करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमें ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम क्यों चाहिए होते हैं? प्रोसेस वेरिएबल जैसे कंट्रोल वेरिएबल, मैनिपुलेटेड वेरिएबल्स कौन से होते हैं? फंक्शन ऑफ ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम, मेजरमेंट, कंपैरिजन और प्रेडिक्शन। देखें ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम में क्यों चाहिए होता है कि इसकी मदद से हमें किसी भी इंडस्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग में हमें ऑपरेटर नहीं चाहिए होता कि सिस्टम खुद काम करता रहता है। जैसे ऑटो पायलट है, कहीं ये लिखा हो कार ट्रक डिजाइन, जैसे ड्राइवरलेस कार्स होती हैं, स्पीड गवर्नर होते हैं जो कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है, तो मुख्तलिफ जगह में ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम चाहिए होता है, जैसे रोबोटिक्स में आ गया, मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रीज में। इसके लिए हमें एसेंशियल्स क्या होते हैं, जैसे कंट्रोलिंग प्रेशर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विस्कोसिटी, फ्लो ऑफ इंडस्ट्रियल, ये सारा कुछ हम कंट्रोल कर सकते हैं इस मदद से। तो देखिए फर्ज करें ये ऑटोमेटिक कंट्रोल ऑफ वाटर लेवल है ना। देखें ये पानी की टैंकी है, पानी की टैंकी के आगे मोटर लगी हुई है, मोटर से हम क्या करते हैं, ये फलक्रम है, इसकी मदद से हम क्या कर रहे हैं, इस टैंकी का लेवल कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है यहाँ से जैसे जैसे ये फ्लोट उसको बताता जाएगा टैंकी भर गई है, तो फ्लोट क्या करेगा, इस फलक्रम की मदद से यहाँ पे इसको क्या करेगा, इस वॉल को ऑफ करवा देगा, तो मोटर बंद हो जाएगी। अब इसमें दो तरह के वेरिएबल होते हैं इस काम करने के लिए, एक कंट्रोल वेरिएबल और एक मैनिपुलेटेड वेरिएबल। हम ऊपर वाले एग्जांपल में देखें, अब ये पानी जो है इसको आप कंट्रोल करें ना, पानी को कंट्रोल करें, और ये कंट्रोलिंग कहां से मैनिपुलेट हो रही है, इस वॉल से मैनिपुलेट हो रही है। तो ये वॉल क्या हो गया, मैनिपुलेटेड वेरिएबल, और ये पानी क्या होगा, कंट्रोल वेरिएबल। तो कंट्रोल वेरिएबल एक ऐसा प्रोसेस वेरिएबल होता है जो मेंटेन करता है विद इन स्पेसिफिक रेंज, स्पेसिफिक वैल्यू। जैसे पिछले केस में वाटर टैंक का स्पेसिफिक लेवल मेंटेन किया जा रहा था। मैनिपुलेटेड वेरिएबल वो होता है कि जो हमें कंट्रोल वेरिएबल की डिजायर्ड आउटपुट तक लेके जा रहा होता है। जैसे पिछले केस में हमने किया वॉल लिखा। उसके बाद फंक्शन ऑफ ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम। ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम के बेसिकली चार फंक्शन होते हैं। सबसे पहले मेजर करना, फिर कंपैरिजन करना, फिर कंप्यूट करना, फिर करेक्ट करना। फॉर एग्जांपल आपने कमरे का एसी लगाया हुआ, ठीक है, आपने एसी में रूम टेम्परेचर सेट किया से 14 सेंटीग्रेड। सबसे पहले तो वो मेजर करेगा जी अभी टेम्परेचर कितना, अभी 34 है। कंपेयर किया उसने, दोनों का डिफरेंस कितना है जी 20। कंपेयर करने के बाद उसने कंप्यूट किया, 20 का डिफरेंस है, आप सिस्टम को चला दिया। अब एसी चलता रहेगा जब तक वो करेक्ट वैल्यू के ऊपर नहीं आ जाता, यानी कि जब तक वो 14 तक नहीं आता। इसके बाद इसकी कुछ बेसिक डेफिनेशन देखते हैं ना। इसकी बेसिक डेफिनेशन में सिस्टम, प्लांट, प्रोसेस, कंट्रोल, डिस्टर्बेंस। देखिए सिस्टम जो होता है वो कॉम्बिनेशन ऑफ अरेंजमेंट्स होता है, डिफरेंट कंपोनेंट्स को मिला के आप एक सिस्टम बनाते हैं, और वो एंटायर यूनिट हमारे क्या एक वर्क को परफॉर्म कर रही होती है। जैसे क्लासरूम एक फिजिकल सिस्टम है, लेकिन ये कॉम्बिनेशन है बेंचेस का, ब्लैक बोर्ड्स का, फैंस का, लाइटिंग अरेंजमेंट, यानी कि एक एंटायर सिस्टम को बनाने के लिए मुख्तलिफ सब सिस्टम चाहिए होती है। तो सिस्टम क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ अरेंजमेंट्स। प्लांट क्या चीज होती है, देखिए सिस्टम का वो पोर्शन जिसको हम कंट्रोल या रेगुलेट करते हैं उसको हम प्लांट, ठीक है, जिसको हम सिस्टम को जिससे सिस्टम को रेगुलेट या कंट्रोल करे होते हैं। प्लांट की मदद से हम पूरे सिस्टम को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। कुछ मैकेनिकल डिवाइस हो सकती है, फॉर एग्जांपल पिछले केस में एसी था जो पूरे कमरे को ठंडा कर रहा था या गर्म कर रहा था ना। इसी तरह जो हीटर होता है पूरे क्या करता है, सिस्टम को, पूरे कमरे को गर्म कर रहा होता है, तो वो कमरे के अंदर एक प्लांट लगा होता है। इसी तरह हमारे जैसे पावर प्लांट है,
वो क्या करते हैं, हमारे पूरे मुल्क की इलेक्ट्रिसिटी को रेगुलेट कर रहे होते हैं। प्रोसेस, एनी ऑपरेशन टू बी कंट्रोल्ड इज कॉल्ड प्रोसेस। लेकिन जैसे हम किसी केमिकल प्रोसेस को या बायोलॉजिकल प्रोसेस को हम क्या करते हैं, देख रहे होते हैं, ऑपरेशन को देख रहे होते हैं, तो वो जो ऑपरेशन को हम कंट्रोल कर रहे होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, डिस्टर्बेंस है, मैनिपुलेटेड इनपुट है प्रोसेस में। इसके बाद क्या है, रिस्पॉन्स वेरिएबल रिस्पॉन्स होनी चाहिए। कंट्रोलर ना, देखिए हम प्लांट की मदद से पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर रहे थे, और जो 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 प्लांट होता है, जो कंट्रोलर होता है, वो प्लांट को कंट्रोल करता है ना। तो कंट्रोलर हम उसको कहते हैं विच कंट्रोल प्लांट्स और प्रोसेस, जो प्रोसेस जब प्लांट को कंट्रोल कर रहा होता है। अब यहाँ पे देखिए, अभी आपने एसी, फॉर एग्जांपल आपने एसी को सेट किया 14 सेंटीग्रेड के ऊपर, आपने सेट कर दी वैल्यू क्या है, 14 सेंटीग्रेड के ऊपर। यहाँ पे इसने क्या किया, मेजर कर लिया, अभी 34 सेंटीग्रेड है, फीडबैक दे दिया 34 और 14 का एरर 20 आ गया। कंट्रोलर ने क्या कहा, जी आप इस तरह करें, प्रोसेस को चला दें, यानी कि वो आपका एसी ऑन कर दे, तो एसी ऑन हो गया। इसमें डिस्टर्बेंस भी होती है, बार बार दरवाजा से खुल जाता है। तो ये प्रोसेस तब तक चलता रहा जब तक हमारे कमरे का टेम्परेचर 14 तक नहीं होगा। जब 14 हो गया तो ये एरर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कंट्रोलर क्या करेगा, इसको कहेगा फिलहाल इसको बंद करवा दो। ठीक है, उसके लिए हम एक थ्रेश होल्ड लेवल लगते हैं कि ठीक है जी, आप इस तरह करें 0.6 का या 2-3 सेंटीग्रेड का थ्रेश होल्ड लेवल रखते हैं, यानी कि इसको 2-3 सेंटीग्रेड ऊपर ले जाएं, फिर उसके बाद बंद कर दें, फिर 2-3 सेंटीग्रेड जब नीचे आएगा तो फिर इसको दोबारा ऑन करवा दें, ताकि हम क्या करें, सिर्फ हमारा एसी बार बार ऑन ऑफ होने से बचे। थ्रेश होल्ड लेवल एक रखते हैं। अच्छा, तो कंट्रोलर की मदद से हम क्या करते हैं, प्लांट को कंट्रोल कर रहे होते हैं या प्रोसेस को। इनपुट क्या चीज थी, ठीक है, इनपुट वो सिग्नल होता है जो हम इसके ऊपर किसी भी सिस्टम के ऊपर अप्लाई करते हैं ना। तो इनपुट जो है एक्सटर्नली ड्रिवन सर्किट होता है ना, एक्सटर्नली ड्राइव होता है, यानी कि बाहर से हम इनपुट ले रहे होते हैं, और जो हमारा सिस्टम से हमारी जो आउटपुट निकल रही होती है, हमारा सिस्टम जो रिस्पॉन्स दे रहा होता है उसको हम क्या कहते हैं, आउटपुट कहते हैं। डिस्टर्बेंस देखिए, हमारे पास डिस्टर्बेंस किसी भी अनवांटेड सिग्नल को हम क्या कहते हैं, डिस्टर्बेंस दो तरह की हो सकती है, इंटरनल डिस्टर्बेंस और एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस। देखिए इंटरनल डिस्टर्बेंस का मतलब यह है कि सिस्टम के अपने अंदर खराबी है ना, जैसे आप एसी आपने लगाया तो उसका थर्मोस्टेट ही नहीं काम कर रहा, तो वो चलता रहेगा, तो क्या हुआ, इंटरनल डिस्टर्बेंस। एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस जो सिस्टम के बाहर से किसी और वजह से मसला आ रहा हो, जैसे दरवाजा खुला हुआ है ना, एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस। तो हम क्या करते हैं, दोनों ही डिस्टर्बेंस को कम करने की कोशिश करते हैं ताकि हमारी डिजायर्ड वैल्यू तक हम जल्दी पहुंच सकें। क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम्स, मुख्तलिफ तरह के नेचुरल मैन मेड इंसानों को हम फिर करें। नेचुरल मैन मेड कम्बिनेशन एंड ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम। देखिए नेचुरल सिस्टम वो होता है जैसे बायोलॉजिकल सिस्टम है, इंसान के अंदर ह्यूमन बीइंग का सिस्टम है ना, यूनिवर्स का जितने भी सिस्टम है सारे नेचुरल है ना, जिसमें इंसान का अपना कोई रोल नहीं होता है, वो बस क्या होता है, उसको जस्ट ऑब्जर्व कर सकता है, उसको कंट्रोल नहीं कर सकता। मैन मेड सिस्टम जो हम खुद इंसान जो खुद अपने हाथों से डिजाइन करता है, फॉर एग्जांपल हमारी गाड़ियां होगी, डिफरेंट टाइप ऑफ कंट्रोलर हो गए ना, हमारे एयरप्लेन्स हो गए, टेम्परेचर रेगुलेशन, इलेक्ट्रिकल फैन हो गए। कम्बिनेशन ऑफ बोथ इनके मैन मेड प्लस नेचुरल, जैसे दोनों को कंबाइन करके हम बना रहे हैं। जैसे व्हीकल हो गया, क्या करते हैं, एक इंसान जब गाड़ी चला रहा होता है तो इंसान क्या है, एक नेचुरल सिस्टम है उसके अंदर, और ड्राइवर क्या है उसके अंदर, वो एक मैन मेड सिस्टम है। तो दोनों मिलके ओवरऑल क्या बन गया, कम्बिनेशनल कंट्रोल सिस्टम। अच्छा, इसके अलावा ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम होता है जिसमें हम क्या करते हैं, वायर से में
कोई सिस्टम में चाहे कोई और चीज नहीं चाहिए होती रेगुलेट करने के लिए, जैसे रूम को टेम्परेचर कंट्रोल कर रहे होते हैं, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं। ओपन लूप और क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, देखिए ओपन लूप जैसे इसके नाम से जाहिर है कि लूप ओपन है ना। क्लोज लूप, अब लूप क्या है, क्लोज है। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम फॉर एग्जांपल टोस्टर आ गया, देखिए टोस्टर में हम क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक टाइम के लिए क्या कहते हैं, हीट को रख उसमें ब्रेड को रख दिया और पावर दे दी इसको। देखिए टोस्टर जो भी होता है उसको सबसे पहले पावर चाहिए होती है, आपने क्या कर दिया, डिजायर टाइम के लिए उसको ऑन कर दिया, ठीक है। जब डिजायर टाइम के लिए ऑन कर दिया, उसने नहीं देखना कि आपकी ब्रेड गर्म हुई है या जल गई है, ठीक है, उसने उस स्पेसिफिक टाइम के लिए चला देना है। ये ट्रैफिक लाइट्स इसी तरह, ट्रैफिक लाइट में देखिए हर लाइट जो होती है अपने स्पेसिफिक डिले के बाद ऑन हो जाती है, और उसके चारों साइडों पे 4 लाइटें लगी हुई हैं, तो 10-10 सेकंड के लिए सारी ऑन होती हैं, तो हर एक कितने डिले के बाद ऑन होगी, 30 सेकंड के डिले के बाद। जब पहले वाली ऑन हो जाएगी वो बंद होगी, तो फिर दूसरी ऑन होगी, फिर तीसरी ऑन होगी, फिर चौथी ऑन होगी, तो 30 सेकंड के डिले के बाद दोबारा वही लाइट ऑन हो जाएगी। तो इसमें उसने नहीं देखना कि दूसरी बार लाइट चली है या नहीं चली, उसने अपने 30 सेकंड के बाद ऑन हो जाना, तो इसमें फीडबैक नहीं होता। अब क्लोज लूप कंट्रोल वो होता है जिसमें हम फीडबैक ले रहे होते हैं। अब देखिए जैसे एक इंसान किताब पढ़ रहा है ना, अब आपका दिमाग चाह रहा होता है एक लाइन से आप अगली लाइन पर कैसे आते हैं, कि आपका दिमाग, आपकी आंखें आपके सिस्टम को फीडबैक देती हैं कि यार अब अगली लाइन पे चल, अगली लाइन खत्म होगी, तो वहां पे सिस्टम के अंदर हम आपके ह्यूमन बीइंग के अंदर एक फीडबैक आ रहा होता है। मैनुअल स्पीड कंट्रोल, कि एक इंसान बैठा हुआ है गाड़ी के ऊपर, गाड़ी को स्पीड, जब वो स्पीड तेज करता है या आहिस्ता करता है तो क्या करता है, वो फील कर रहा होता है ना, वो अपनी आंखों से अपने जिस्म से उसको सेंस कर रहा होता है, तो स्पीड को आगे लेके चलता है। तो ये ओवरऑल क्या बनता है, अगर इंसान को उसमें शामिल किया जाए दोनों केसेस में, तो ये क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम बनता है। इसके अलावा जैसे हम एसी की बात की, कि एसी में जो हवा जो टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं उसमें सेंसर लगा होता है, उसमें कंपार्टर लगा होता है जो कंपेयर करता है दोनों वैल्यू को, ठीक, तो वो भी क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम होता है। अब देखें ओवरऑल नेचुरल मैन मेड के अंदर ऑटोमेटिक आता है और मैनुअल आता है, इस दोनों के अंदर ओपन लूप और क्लोज लूप कंट्रोल होता है। लीनियर और नॉन लीनियर सिस्टम कौन से होते हैं, वो चेक करते हैं। देखिए लीनियर सिस्टम ऐसा सिस्टम जिसके ऊपर सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल अप्लाई हो जाए, उसको हम लीनियर सिस्टम कहते हैं, ठीक है। अरे देखें इसकी जो आउटपुट है वो इनपुट के लीनियरली वेरी हो रही है, जैसे y is equal to 3x, y is equal to 5x या y is equal to simply x, ना, लीनियर प्रोपोर्शनल है, जैसे आप नॉर्मली लीनियर इक्वेशंस भी पढ़ते हैं। इसी तरह नॉन लीनियर सिस्टम, ठीक है, ऐसा सिस्टम जिसके ऊपर सुपरपोजिशन अप्लाई नहीं होता, ठीक है, इसकी आउटपुट जो होती है वो नॉन लीनियर होती है, वो इनपुट के साथ लीनियरली नहीं चल रही होती। जैसे देखिए हमारे साइनोसाइडल फंक्शन है, हमारे एक्सपोनेंशियल है, इसके अलावा हमारा जैसे एक्स स्क्वायर है, देखें y is equal to x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, ये लीनियर तो नहीं चलेगा। अच्छा देखिए नॉन लीनियर हमारे जितने भी नेचुरल सिस्टम होते हैं वो सारे नॉन लीनियर होते हैं, ठीक है, लेकिन हम सोल्यूशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं, अज्यूम करते हैं, अप्रोक्सीमेट करते हैं कि हम सिस्टम को लीनियरली बना लें। तो उस अप्रोक्सीमेशन से हमें क्या फायदा होता है, सोल्यूशन हम जल्दी निकाल देते हैं। जैसे देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस थोड़े से के लिए थोड़े एक स्टेप को हम लीनियर करके चेक कर लेते हैं ताकि हम अप्रोक्सीमेशन ले सकें। इससे डाटा हैंडलिंग आसान होता है लीनियर में। अब नॉन लीनियर में आपको पूरे एंटायर सिस्टम को स्टडी करना पड़ता है। आप इसी तरह देखें हमारे सिस्टम के किसी भी सिस्टम के अंदर ओपन लूप, कंट्रोल लूप, क्लोज लूप के अंदर दोनों में लीनियर और नॉन लीनियर सिस्टम दोनों एग्जिस्ट करते हैं।
अच्छा, टाइम इनवेरिएंट और टाइम वेरिएंट सिस्टम कौन सा होता है? लेकिन टाइम इनवेरिएंट एक ऐसा सिस्टम जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स टाइम के ऊपर, टाइम इटसेल्फ के ऊपर डिपेंड ना करें, उसको हम क्या कहते हैं? टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। यानी कि टाइम के ऊपर इसके कैरेक्टरिस्टिक ना करें, रिलाय ना करें। और ऐसा सिस्टम जिसके अंदर एक या एक से ज्यादा पैरामीटर्स हों जो टाइम के लिहाज से वेरी हो रहे हों, तो वो क्या होता है? टाइम वेरिएंट सिस्टम। ठीक है, टाइम वेरिएंट में क्या होता है? टाइम के लिहाज से सिस्टम की रिस्पॉन्स वेरी हो रहा होता है, और दूसरा टाइम इनवेरिएंट के साथ क्या होता है? वो सीधा सीधा चला जाता है। ठीक है, y इज इक्वल टू 9x ऑफ t है ना, तो ये क्या है? टाइम इनवेरिएंट सिस्टम है। इसी तरह y इज इक्वल टू 9x ऑफ t प्लस 9x ऑफ t माइनस 2 है ना, उसमें साथ में एक डिले भी लगा दिया, और टाइम वेरी होते होते के साथ उसका एक ओरिजिनल वाली वैल्यू होगी, एक पुराने वाली वैल्यू डिलेड के साथ होगी। तो जैसे जैसे डिले के साथ पुराने वाली कॉपी भी आएगी तो वो टाइम वेरिएंट आ जाएगा। कंट्रोल सिस्टम के अंदर ये सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए टाइम वेरिएंट और टाइम इनवेरिएंट दोनों आते हैं। ठीक है, लीनियर के अंदर भी टाइम वेरिएंट और टाइम इनवेरिएंट दोनों होते हैं, नॉन लीनियर के अंदर भी दोनों होते हैं, टाइम वेरिएंट और टाइम इनवेरिएंट। अच्छा, कंटिन्यूस और डिस्क्रीट सिस्टम कौन सा है? देखिए, कंटिन्यूस सिस्टम वो होता है जिसके वेरिएबल्स जो हैं वो फंक्शन ऑफ टाइम होते हैं। ठीक है, जो टाइम के लिहाज से क्या कहते हैं? कंटिन्यूस उसको कहते हैं कि जो दो टाइम इंटरवल्स वैसे के बीच में इनफाइनाइट वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही हैं। ठीक है, जैसे एक साइन वेव होती है, ये कंटिन्यूस वेव होती है ना, तो हर टाइम के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं। जबकि डिस्क्रीट क्या होते हैं? उन्हीं, देखिए, कंटिन्यूस को सिस्टम के अगर आप सैंपल ले लें तो वो बन जाते हैं डिस्क्रीट। ठीक है, अगर उसी डिस्क्रीट को आप क्वांटाइज कर दें, यानी कि राउंड ऑफ कर दें या चॉप कर दें, तो वो डिजिटल बन जाता है। ठीक है, डिस्क्रीट सिस्टम वो होता है जिसमें डिस्क्रीट टाइम के ऊपर वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं। कंटिन्यूस में क्या होता है? कंटिन्यूस टाइम वैल्यूज कंटिन्यूस टाइम के ऊपर एग्जिस्ट करती है, मतलब लगातार एग्जिस्ट कर रही होती है। इसमें क्या होता है? लगातार नहीं एग्जिस्ट करती, इसमें स्पेसिफिक टाइम्स के ऊपर एग्जिस्ट करती है। ठीक है, ये जो है एम्पलीट्यूड डोमेन में कंटिन्यूस होता है और टाइम डोमेन में क्या होता है? डिजिटल होता है। अब एम्पलीट्यूड डोमेन में जब कंटिन्यूस होता है तो इसको जब क्वांटाइजेशन करते हैं, यानी कि जब राउंड ऑफ कर देते हैं या जब इसको चोक कर देते हैं, तो फिर उसके बाद जब मैग्नीट्यूड डोमेन में भी डिजिटल हो जाता है तो फिर वहां से हमें एक डिजिटल सिस्टम मिलता है। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर, कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम जितने भी हैं वो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स होते हैं, डिस्क्रीट टाइम वैल्यूज आर। डिटर्मिनिस्टिक वर्सेस स्टोकेस्टिक सिस्टम। ठीक है, डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम कौन सा होता है? स्टोकेस्टिक सिस्टम कौन सा होता है? ठीक है, डिटर्मिनिस्टिक, डिटरमाइन, जैसे ना, डिटरमाइन का मतलब होता है क्या करें, आप फाइंड कर सकते हैं ना। तो ऐसा सिस्टम जिसका रिस्पांस प्रिडिक्टेबल हो या रिपीटेबल हो, उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं? डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम। तो इसका रिस्पांस क्या होता है? प्रिडिक्टेबल और रिपीटेबल हो सकता है। स्टोकेस्टिक सिस्टम, ऐसा सिस्टम जो डिटर्मिनिस्टिक नहीं होगा, वो क्या होगा? स्टोकेस्टिक होगा। ठीक है, इसका रिस्पांस प्रिडिक्टेबल और रिपीटेबल नहीं होता, ये अनप्रिडिक्टेबल होता है, और दूसरा स्टोकेस्टिक होता है, स्टोकेस्टिक इन नेचर होता है, यानी ये खुद को रिपीट नहीं कर रहा होता। लम्प्ड पैरामीटर सिस्टम और डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर सिस्टम। लम्प्ड पैरामीटर सिस्टम क्या होता है और डिस्ट्रीब्यूटेड क्या होता है? लम्प्ड पैरामीटर सिस्टम, देखिए, ऐसा सिस्टम जिसको ऑर्डिनरी सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन से हम कर सके, उसको हम क्या करते हैं? लम्प्ड पैरामीटर सिस्टम। ठीक है, इसी तरह डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर सिस्टम वो होता है जिसको हम ऑर्डिनरी की बजाय पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से कर सकते। ठीक है, लम्प्ड को हम क्या करते हैं? ये वो जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से
जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो वो आ गया। अब डिस्ट्रीब्यूटेड क्या होता है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से कह सकते हैं। पार्शियल डिफरेंशियल में क्या करते हैं, हम एक वेरिएबल को हम चेक कर रहे होते हैं, बाकी दूसरों को कांस्टेंट कंसीडर करते हैं। सीसो, माइमो, सीमो और माइसो, ये कौन कौन से सिस्टम होते हैं ना, ये चेक करते हैं। अब देखिए सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट ना, ये ऊपर सीसो, सीसो स्टैंड्स फॉर सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट, मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट, सिंगल इनपुट मल्टीपल आउटपुट, मल्टीपल इनपुट सिंगल आउटपुट। सीसो सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट सिस्टम ना, जैसे देखें जिसमें जिस सिस्टम के अंदर एक ही इनपुट हो और एक ही आउटपुट हो, उस सिस्टम का क्या कहते हैं, सीसो कहते हैं। इस केस में कोई फीडबैक नहीं होगी, सीधा सीधा सिस्टम एक इनपुट दे रहे हैं, एक आउटपुट दे रहे हैं, जिससे आपकी ओपन लूप सिस्टम जो है वो एक सीसो सिस्टम होता है। माइमो सिस्टम ऐसा सिस्टम जिसके अंदर मल्टीपल इनपुट्स हों और मल्टीपल ही आउटपुट्स हों। ऐसे सिस्टम के लिए हम ज्यादातर मैट्रिक्स अलजेब्रा यूज करते हैं, इनके मैट्रिसेस की मदद से सॉल्व करते हैं, जबकि सीसो को हम सिंपली सॉल्व कर सकते हैं, या फिर काफी कॉम्प्लेक्स होता है। इसी तरह सिंगल इनपुट मल्टीपल आउटपुट में आपके पास एक इनपुट होती है और आउटपुट क्या होती है, एक से ज्यादा होती है। इसी तरह माइसो के अंदर आपके पास इनपुट एक से ज्यादा होती है और आउटपुट क्या होती है, एक ही होती है। जैसे आप देखें, आप किसी भी सिस्टम को जब इनपुट देते हैं तो उसके साथ इनपुट के साथ एक एक्स्ट्रा चीज जो एनवायरनमेंट में ऐड हो रही होती है, वो नॉइज होती है। अगर आप नॉइज को भी उस पर कंसिडर कर रहे हैं तो वो माइसो हो गया ना, ठीक है। रिक्वायरमेंट्स ऑफ एन आइडियल कंट्रोल सिस्टम। एक आइडियल कंट्रोल सिस्टम की क्या क्या रिक्वायरमेंट है। सबसे पहला तो वो क्या होना चाहिए, हाईली एक्यूरेट होना चाहिए। हमारा सिस्टम जो है एक्यूरेट होना चाहिए। वो सेंसिटिव होना चाहिए, लेकिन सेंसिटिव ये ना हो कि एनवायरमेंटल चेंजेस को सेंस ज्यादा कर रहा हो और अपने सिस्टम की इनपुट को कम सेंस कर रहा हो, ठीक है। तो उसको सेंसिबली आप कह लें सेंसिटिव होना चाहिए। एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस और नॉइज, देखिए जो बाहर से जो नॉइज आती है उसको हम क्या करें, कम से कम उसको वैल्यू, उसको क्या करें, मतलब इनसेंसिटिव टू नॉइज हो ना, जो आप ये कह लें कि इनसेंसिटिव टू एक्सटर्नल डिस्टर्बेंसेस हो। इनसेंसिटिव का मतलब यह है कि वो उनको सेंस ना करे, कोशिश करे कि हमारी जो रिक्वायर्ड इनपुट है उसी के लिहाज से चलता रहे, जो पैरामीटर सेट किए हों उन्हीं से चलता रहे। स्टेबिलिटी ना, देखिए अगर हमारे एक सिस्टम की बॉन्डेड इनपुट के लिए बॉन्डेड आउटपुट हो तो वो सिस्टम स्टेबल होता है। यानी कि देखिए ना, जैसे जैसे हम इनपुट वेरी करें वैसे वैसे हमारी आउटपुट वेरी करे, ठीक है। एक अच्छा सिस्टम जो होता है वो स्टेबल इन नेचर होता है। लेकिन आप एक सिस्टम को इनपुट देते जाए किसी और साइड पे, आउटपुट किसी दूसरी साइड पे बढ़ती जाए तो वो स्टेबल तो ना हुआ ना। बैंडविड्थ, बैंडविड्थ का ज्यादातर तलब फ्रीक्वेंसी रेंज होता है कि हमारे जो बैंडविड्थ होती है वो हायर फ्रीक्वेंसी माइनस लोअर फ्रीक्वेंसी होती है, तो सिस्टम को अपने बैंडविड्थ के अंदर ही रहना चाहिए। इसके अलावा स्पीड अच्छी होनी चाहिए। स्पीड अच्छी होने से हमें क्या होता है, डिजायर्ड आउटपुट तक क्या हो कि क्विकली रीच कर जाए, एज क्विकली एज पॉसिबल डिजायर्ड आउटपुट तक चला जाए। ऑसिलेशंस, हमारे सिस्टम के अंदर कम से कम ऑसिलेशन जो ओवरशूट हो, ठीक है, हमारे सिस्टम के अंदर मिनिमम ऑसिलेशन। आज के लिए इतने काफी, आप सब इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।